नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सवसावनं. Please ask. इंग्लिश हिंदी Any- इंग्लिश बिकॉज वो मेरे लिए थोड़ा इजी पड़ता है. When we say everything and every being is independent, everything changes on its own. Like सबका परिणाम स्वतंत्र हो रहा है. तो मैं जब भी एक विकल्प करता हूँ कि मेरे को मान लो यहाँ से वहाँ जाना है, और हम बोलते भी है कि शरीर वहाँ से यहाँ चेंज किया, यहाँ से वहाँ गया, और मेरा भी वही टाइम सोच आया, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ही ऐसा जाता हूँ. बट जब भी हम वस्तु व्यवस्था से सोचते हैं, हम उससे आगे कैसे जाए कि वो समझन ठीक हो जाए कि वो मैं ये करता हूँ, वो क्योंकि अगर और वो मैं नहीं सोचता तो मैं यहीं पे रहता हूँ. तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि मैं नहीं सोचा इसलिए मैं यहीं पे हूँ, वो गया नहीं. उस पर थोड़ा खुलासा. Now see, there is a very strong coincidence. टोडरमल जी की भाषा में घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है. घना आज भी गुजराती मारवाड़ी में प्रयोग होता है वर्ड घना, सो मच. तो निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना स्ट्रॉन्ग है. वो होता एक्चुअली प्रोसेस ऐसा है, जैसा आपने कहा शरीर का मूवमेंट होना है, वो उसका अपना इंडिविजुअल परिणाम. एंड उसी टाइम पर जीव ने ये सोचा कि मुझे ऐसा परिणाम करना, मुझे वहां तक जाना. एंड बॉडी ऑल्सो एक्कम्पनीज. आपके मूल में दो प्रश्न है कि व्हाट इज द साइंस बिटवीन बोथ द थिंग्स गो हैंड इन हैंड, एंड विच इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट which can make us realize कि both are different entities. What is that particular point which will give us a discriminative science to prove कि ये जुदा है और ये जुदा है, and no one is based on the other. इसमें रूल इतना सा है कि जब भी शरीर का गमन यहाँ से वहां तक होना है, तो पुण्य के उदय में जीव को यह विचार आता है कि मुझे वहां जाना है. गेटिंग? अच्छा. तो एक मिनट. वन थिंग. बट जब पाप का उदय जीव पर सवार होता है, he plans exactly opposite to what was supposed to happen physically. तो वो ये विचार करता है कि जैसे शरीर का गमन उस दिशा में होने का योग्यता थी, बट पाप के उदय में जीव को ऐसे विचार आता है मुझे इस तरफ जाना, एंड वो उस तरफ शरीर जाता देखकर तो वे परेशान हो जाते हैं. तो पुण्य और पाप के उदय की बात है. कॉन्ग्रुएंस का आधार पुण्योदय है, कॉन्ग्रुएंस न होने का आधार पाप का उदय है. एंड पाप का उदय यह वह पॉइंट है जो हमें रियलाइज करा सकता है कि तुम्हारे अनुसार नहीं है वो चीज. मतलब इसका मूल मालिक दूसरा कोई है, और वो है तुम्हारा उदय जो तुम देख नहीं पा रहे. तो कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं मोक्षार्थ में? गुड 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 गुड. टोडरमल जी एक बहुत सरल उदाहरण देते हैं कुत्ते का. एक बैलगाड़ी थी और बैलगाड़ी के नीचे नीचे कुत्ता चल रहा था. अभी जनरली भी हम देखते हैं जैसे गाड़ियाँ निकलती है कुत्ता उनका
पीछे करने लगता है, भौंकने लगता है। ये एक ने हजारों कुत्तों के साथ ये समस्या है। साइंस इतना ही वर्क करता है कि कुत्ते ये समझते हैं मेरे कारण ये डरा भी है मेरे से और मैं चेस कर रहा हूँ। और जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती वे भी बढ़ते हैं, उनका मुंह बढ़ता है। गाड़ी रुकी तो उनका मुंह ठंडा पड़ जाता है, फिर गुमसुमी हवा देखने लगते हैं। टोटल में ये कहते हैं कि जब बैलगाड़ी चल रही थी पुराने ज़माने में, जब बैलगाड़ियाँ चलती थी तो उनके साथ एक कुत्ता भी चलता था उनका अपना। कुत्ते को बांध दिया जाता था बैलगाड़ी को, और मोर ओवर वो कुत्ता एक पालतू होता था तो उसको बांधते भी नहीं थे। अब ना वो कुत्ते को तो कोई बताएगा नहीं कौन सी दिशा में हमें जाना है, तो कुत्ता फॉलो करता रहता था। कुत्ता फॉलो करता था, लेकिन कुत्ता समझता ये था कि गाड़ी मुझे फॉलो कर रही है, उसे कौन समझाए। तो वो चल रहा है, वो समझता है गाड़ी मेरे रुख से चल रही है। और जब कोई टर्न आता है, वो उसके लाइफ में भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव टर्न आने का अवसर आकर खड़ा था। जैसे ही टर्न आना था, अब उसका तो कोई प्लान नहीं था, वो तो गाड़ी वाहन को पता था कि मुझे लेफ्ट वर्ड्स निकलना है या मुझे यू टर्न लेना है। कुत्ते का तो दिमाग में नहीं था, तो कुत्ता वैसे सीधा सीधा चलने लग गया। तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्ग्रुएंस मिस हो गया उसका, और वो 1-2 सेकंड भर की बात है। बट उस 1-2 सेकंड में वो कुत्ता करता ये है, वो खूब भौंक लेता है। Why are you not going according to my decisions? Why are you not according to my congruence? अब वो बहुत, मतलब वो ऐसा पर्सोनिफाई कर रहा हूं मैं, और वो भौंक कर शांत हो जाता है। फिर जिस दिशा में गाड़ी बढ़ती है उसी दिशा में वो भी चल देता है, उसी मान्यता के साथ कि गाड़ी को मैं चला रहा हूं। एक्चुअली उस पॉइंट पर उसको सोचने का अवसर था कि गाड़ी को मैं चला नहीं रहा। उसी प्रकार एक जीव है और ये गाड़ी है। तो मोर ओवर ये साथ साथ चल रही है प्रक्रिया सब। तो पुण्य के उदय में जीव को वह भाव आता है करने का जो शरीर की क्रिया होनी थी ऑलरेडी। लोक में ऐसा कहते हैं कि पुण्योदय के, जब भी पुण्योदय होगा शरीर हमारे अनुसार चलेगा, जब पाप का उदय आएगा हमारे अनुसार नहीं चलेगा। बट ये जो भाषा है विकसित बाहर, ये भाषा इज नॉट टेक्निकल। क्यों टेक्निकल नहीं है? मतलब पुण्य के उदय क्या है, मैं हमारे अनुसार चलता है, हमारे अनुसार नहीं चलता है, मतलब कभी कभी हमारे अनुसार चलता है। वस्तु स्वतंत्र कोलैप्स होता दिख रहा है इसमें। कहते हैं शरीर तो तुम्हारे अनुसार कभी भी नहीं चलता, ना पुण्योदय में ना पाप के उदय में। शरीर अपने हिसाब से चलता है, वो तुम्हारे कोई नौकर वोकर थोड़ी है, तुम्हारा गुलाम थोड़ी है वो, कि वो तुम्हारा पुण्य का उदय होगा तो तुम्हारी चाकरी करते बैठेगा, नहीं। वो उसको शरीर का ऐसा परिणमन होना तय था। पुण्य के उदय में वैसा ही कोइंसिडेंटली तुम्हें भाव आया, आता रहा कि मुझे ऐसा करना है, एंड यू स्टार्टेड थिंकिंग कि मेरे से अनुसार चल रहा है। बट पाप का उदय से लकवा कुछ भी। रनिंग रेस में जब 10 जन खड़े होते हैं, कौन सेकंड आना चाहता है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की तो कौन प्लानिंग करता है? सभी जन फर्स्ट आना चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है, और एक जन अपना अपना मोह पुष्ट करता रहता है। लेकिन आजकल ये भी बहुत अच्छी लैंग्वेज चालू हुई है, कब अचीवर्स भी मंच से ये डिक्लेयर करते हैं ये तो फेट के हिसाब से सब होता है, क्योंकि वे जानते हैं बाजी आज जीती है हमने, कल का क्या पता। तो मैं करके आकड़ के फायदा क्या होगा। तो वे भी अभी कंट्रीब्यूट करने लग गए हैं, वी ट्रीट इट योर्स के सेंस में। तो ये ऐसी चीज़ है। और जैसे बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो भेद विज्ञान करने के लिए कारणभूत होते हैं कि दोनों की धारा अलग अलग चलती है। से बाल सफ़ेद होने लग गए, किसको पूछ कर हो रहे हो? एंड डज एनीवन लाइक? कोई लाइक करता होगा उसको? कौन करता होगा उसको? कौन चाहता होगा दाढ़ी बड़े रोज करते बैठे हम परेशान होते रहे? बट अगेंस्ट विश ये हो ही रहा है सब।
तो ये सब, बट हमने उसको जब रिचुअल मान रखा, नहीं ये तो करना ही पड़ता, ये तो होता ही है, तो फिर वहां पर टेक्निकल एनालिसिस खत्म होता है। अब ड्यूटी मान के बैठे, यू आर हियर टू साइंटिफिकली स्टडी द ऑब्जेक्ट्स वेदर दे गो in your accord, but you failed and you got indulged in your thinking you are an operator and somehow you have to operate this machine. Arey bhai, you have just to see whether it operates according to what you have planned. तो कौन करना चाहेगा सिर दर्द, कौन होना चाहेगा, किसी का हाइट है, किसी का वेट है, कौन सोच सोच कर करता है, कितने जन वेट लॉस करना चाहते, कोई वेट बढ़ाना चाहता है। मतलब ये जो परिणामों की एक धारा और शरीर का परिणमन, और मैं तो ये समझता हूँ 100 केसेस में 2-5 केसेस ऐसे होते होंगे जहाँ पर हमारी इच्छा के अनुसार कुछ बाहर होता दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 10% ऐसे चांस जिसमें हमारे अनुसार होता है, हमारे अनुसार होता दिखता है कि मैं बात कर रहा हूं, हमारे अनुसार तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमारी इच्छा का गुलाम नहीं है शरीर का परिणाम। वो तो कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो दूसरे वस्तु पर हुकूमत जमा सके। तो बहुत अच्छी चीज मैं कहता रहता हूं कि पुण्य के उदय में ये सामग्री मिली और पाप के उदय में ये सामग्री मिली है, ऐसा नहीं होता है। बल्कि जो सामग्री पुण्य के उदय में अनुकूल लग रही है, सामग्री बदलने की जरूरत नहीं है। पाप का उदय आने पर वही सामग्री हमको दुख रूप लगने लग जाएगी, उसी से रुचि होने लग जाएगी जिससे रुचि थी, जिसे देखे बिना चैन नहीं होती थी उसको फूटी आंख नहीं देखना सकेंगे। ये हमारे माइंड सेट्स की बात है, सब बात है। तो ये तो हमारे परिणामों की विचित्रता है। हमारे परिणाम तय करते हैं कि वस्तु को मैं पाना चाहता हूँ कि खोना चाहता हूँ। मतलब पूरी उपज यहीं पर, पूरी मशीन, पूरा ड्राइवर यहीं पर बैठा है, बाहर कहीं कुछ नहीं बैठा है, ना कुछ बाहर ऑपरेट करना है। तो किसी भी वस्तु को मेंटली हैंडल करना है। तो इसीलिए जो मोटिवेशनल क्लासेस भी होते हैं उनके टॉपिक्स होते हैं हाउ टू मास्टर योर माइंड। ऐसा कहीं नहीं होता कि हाउ टू मास्टर द वर्ल्ड, हाउ टू मास्टर आवर माइंड। तो ये सब बात है। और बोलिए। आई थिंक मेरे को अच्छा ये सब कि पुण्य का उदय है इसलिए वो दिखता है। तो एक पुण्य और पाप का भी जो उदय की ये एंगल है कि मेरा ऐसा सोचता है इसलिए हुआ। एक बोलते ना, मैं कमाने को गया तो मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया तो सक्सेस किया, बट पुण्य का उदय बोलते क्योंकि वैसा होने वाला था और मेरा विचार ऐसे प्लानिंग में हुआ वगैरह वगैरह वो। सेम थिंग अप्लाई ये भी है कि और पुण्य के उदय की वैरायटीज कितनी है। जैसे हम ये कह रहे हैं हम ये करने के और हो गए हमारे पुण्य का उदय, अरे तुम्हारे सच्चे पुण्य का उदय होता तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ बैठे बैठे हो जाता। अभी तुमने प्लान जैसे किया है उस अनुसार तुम्हारे पुण्य का उदय तय होगा। किसी को कर करके सफलता पानी है तो उसको बिना करे ऑटोमेटिकली मिल जाए तो भी उसको आनंद नहीं है, तो उसके लिए पुण्य का उदय नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को। किसी को बाप कमाई से करोड़ों अरबों रुपए मिल गए बट उसमें ना खुश है, वो कह रहे हैं मैं कमाए वाले चाहिए। बट पुण्योदय की मतलब हमारी इच्छा तय करेगी पुण्य का उदय। हमारी इच्छा केवल पैसे की नहीं थी, हमारी इच्छा आधा पैसा हो लेकिन मेरे द्वारा अर्जित हो, और मेरे द्वारा अर्जित मतलब कुछ मेहनत का हो, तो उसको पुण्य का उदय माना जाएगा। वो क्या किस एंगल से सोच रहा है उससे पुण्य तय होगा उसका। यदि जैसा चाहे ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए तो वो उसको पुण्य का उदय माना जाएगा। तो एक बात ये भी हो सकती है, जो चोर है उसमें चोरी का सफलता मिला वो भी पुण्य के उदय से, वो पाप ऑफ कोर्स पुण्य के उदय से। और मतलब वो कुछ भी चाहे, यदि उसने चाहा वो मैं चोरी करने जाऊं और आज पकड़ा जाऊं, चाहा होगा और वैसे ही हो जाए तो उसके पुण्य के उद्देश्य से पकड़ा गया।
गेटिंग? right, अभी irrespective of what the reason may be, there may be any reason जिसमें वो ये सोच रहा होगा मैं पकड़ा जाऊं तो उसमें ऐसा ऐसा मेरा प्लान है, और बहुत बड़ा प्लान की सफलता हो जाएगी उसमें। मैं पकड़ा जाऊंगा तो मैं इन सबको ब्लैकमेल कर सकूंगा। आप समझ रहे मेरी बात को? मतलब पुण्य हमारी इच्छा तय करेगा, हमारी क्या इच्छा थी वो तय करेगा कि उदय किस चीज का चल रहा है। और इच्छा तो किसी को भी कुछ भी हो सकती है, इच्छा के अनुरूप होना दैट इज पुण्य का उदय। और अभी हम मोक्ष मार्ग में जाते हैं तो ये समझें कि न पुण्य न पाप और मेरा स्वभाव, तो वो पुण्य और पाप का अवधि का खेल उधर खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं वो एंगल से दृष्टि ही बदल गया है। इसलिए फिर धीरे धीरे आई मीन मेरा पुरुषार्थ बढ़ रहा है, लेकिन वो बात होती है ना, ज्ञानावली कर्म रचना में कम सब कम हो जाए, तो वो भी स्वतंत्र अपने हिसाब से होते हैं और उसका पुरुषार्थ, जीव का पुरुषार्थ भी अपने आप होता है। तो मोरल एज ए सेम कॉन्ग्रुएंस में भी वो देखो, सोच में भी पुण्य पाप का उदय होता है। मैं सोचना कुछ चाह रहा हूं और विचार कुछ आ रहे हैं तो पाप का उदय हुआ। अच्छा, मान लो मेरे कुछ फोकस करना है और कुछ भी विचार आ रहा है और मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें, तो मेरा कोई पाप का उदय नहीं। आप घसीट के उसको यहां बिठाना चाहते हैं, कोई पॉइंट देना चाहते हैं उसको, विचार को, और वो नहीं हो पा रहा है, तो आपके पाप का उदय है। और उसी विचारधारा में कोई इजी फील कर रहा है तो उसके कोई पाप का उदय नहीं, क्योंकि उसको कुछ विरोधी काम का, उसको विरोधी काम चल रहा है ऐसा दिख ही नहीं रहा है, उसको कोई झुंझलाहट नहीं है उस बात को। बात बाहर के कामों की नहीं है, बात हमारी सोच की भी है पुण्य पाप में। गेटिंग? तो मैं सोच रहा हूँ बहुत टाइम से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यद्यपि मैं आत्मा का नहीं सोच रहा हूँ, तो दैट इज पुण्य का उदय। और यद्यपि मैं कुछ सोच रहा हूँ और मैं नहीं चाहता ये सब सोचना, मैं आत्मा के बारे में सोचना चाहता हूँ, तो दैट इज मेकिंग मी अनईजी, हार्ड टू डाइजेस्ट। वस्तु स्वरूप ये कहता है जो तुम्हारे ज्ञान में आता है वो तुम जानते चलो, यू आर जस्ट द नोअर, यू आर नॉट द मैनिफेस्टर। कैन यू रिपीट? मैं ये कह रहा हूँ जो जो हमारे सामने स्लाइड्स दिखाई जा रही है, यू आर नॉट द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, यू आर जस्ट अ स्पेक्टेटर, यू जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग। इस दृष्टि से बैठते हैं तो यू विल बी चेयरफुल इन योर लाइफ। जो जो भी हमारे ज्ञान का गेय बन रहा है उसे हम जान रहे हैं, बस हमें कोई धरपकड़ नहीं हो रही उसकी, कोई खींचतान नहीं हो रही, कोई उखाड़ पछाड़ की कोई भावना नहीं हो रही। यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड, वो आ रहे जा रहे गे, आपको कोई आपत्ति नहीं है। और किसी को तकलीफ है ये नहीं जानना, मुझे आत्मा जानना, ही इज मेकिंग हिज लाइफ अननेसेसरीली अनईजी, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव जानना है, तुम्हारा स्वभाव आत्मा को जानना नहीं है। ऐसा स्वभाव का भान होने पर अपने आप उपयोग रेस्ट होगा, वो पॉइंट ही आत्मा हो जाएगा। गेटिंग? मुझे ये कहना है, नासग्र दृष्टि एक सहज की प्रक्रिया है। मैं फिजिकली बात कर रहा हूं अभी थोड़ी, अभी मैं आत्मिक बात कर रहा था, मैं शारीरिक बात कर रहा हूं थोड़ी। नासग्र दृष्टि की परिभाषा ये नहीं है कि मुझे नासा के अग्रभाग की तरफ देखना है, वो तो उनकी तरफ देखने पर ऐसा दिखता है, बट वे देख नहीं रहे नाक की नोक को, क्योंकि कोई हमारे नाक काट के लेके जाएगा तब तो मुश्किल पड़ जाएगी। पराधीनता नहीं है इसमें, वो देख नहीं रहे नाक के आग की तरफ, वो दिख रहा है कि वे नाक के अग्रभाग में देख रहे हैं। वो तो जब कुछ भी देखने का मन नहीं होता
होता है तो आंखों की पोजीशन ही उस जगह रेस्ट करती है जिसमें उतनी ही ओपनिंग रहती है कि उनकी सीधी यदि एंगल खींची जाए तो नाक के नोक पर आकर खड़ी होगी। यह मैं शारीरिक संरचना की तरफ से बात कर रहा हूं, नाक के अग्रभाग की तरफ ध्यान नहीं देना है। जब आपका ध्यान सहज हो जाएगा तो बाहर में ये पोस्चर बन जाएगी, नासाग्र दृष्टि। विनोबा भावे अपने भगवत गीता के स्पीचेस में बहुत अच्छी बात कहते हैं। वे कहते हैं व्हाट इज नासाग्र दृष्टि। नासाग्र दृष्टि शब्द का प्रयोग उन्होंने भी किया है, नॉट ओनली जैन्स। वे कहते हैं अंदर भगवान और बाहर भी भगवान। बाहर की कोई भी वस्तु देख रहा हो वो भी सामर्थ्यवान दिख रही है, स्वयं को भी सामर्थ्यवान देख रहे हैं। सर्वात्ममा समदृष्टि। बाहर कहीं कुछ चेंज करना ही नहीं है मुझे, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं कोई करता थोड़ी हूं। ऐसा समझ में आने पर अपने आप रेस्ट फीलिंग हो जाती है। भले ही गे बदलते रहे उससे ज्ञान को तकलीफ नहीं होती, एंड तकलीफ फील नहीं होना यही हमारी अचीवमेंट है। मैं एक उदाहरण देता हूं कि गेम ऑफ फुटबॉल इज नॉट राइट। प्लेयर्स लिसन एवरीवन, डोंट इंटरप्ट मी, यू बी असाइड नाउ, आई वांट टू शूट अ गोल। Making players aside, all the players aside, then it will not be a game. फिर उसके लिए तुम शाम का गेम होने के बाद and keep on shooting them। अभी तुम चाहते बीच में कोई नहीं आए और तुम सीधा, ऐसा नहीं, वे बीच में आते भी रहेंगे और उसके बीच में तुम गोल करते जाएंगे। दैट इज इजीनेस। तुम्हें उनको वार्निंग नहीं देने की तुम बीच बीच में मत आओ, यू डू योर वर्क, तो तुम सच्चे खिलाड़ी होंगे। तो तुम मैनेज कर रहे हो, तुम तो फिक्स कर रहे हो, सब मैच फिक्सिंग कर रहे हो तुम। उसी प्रकार डोंट ट्राई टू मैनेज द ऑब्जेक्ट्स। वो अपने अपने दे हैव बीन असाइन्ड व्हेन टू बी नोन, व्हेन नॉट टू बी नोन। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? हर एक गे सामने आ रहा है ज्ञान के, तो कौन सा गे कब झलकना है ये निश्चित है। दैट इज प्री डिसाइडेड, दैट इज नॉट प्री डिसाइडेड बाय सम चेतन पावर। उसके डिसीजन मेकिंग उसी की तरफ से है। गेट इट? बहुत अच्छा सूत्र भी है परीक्षा मुख सूत्र के दूसरे अध्याय का 9वां सूत्र है, जो ये कहता है स्वावरण क्षोभम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्था। तो मतलब यह कहना है द मोर रेस्टलेस यू फील, द मोर अनहैप्पी यू विल बी। द थिंग इज ऑफ thinking restless. The problem is of thinking restless. Not, there is no problem as such outside. It's all about taking it as a problem. बाहर की सिचुएशंस तो उसमें भी ऐसा ही है। समस्या ये नहीं है कि ये क्यों खड़ा हुआ बीच में, समस्या ये है तुम्हारा उपयोग क्यों उस दिशा में खड़ा हो गया, कि उसको खड़ा होना चाहिए कि बैठना चाहिए। प्रॉब्लम इज नॉट प्रिवेलिंग आउटसाइड, इट्स विद इन। व्हाई डिड यू एक्सपेक्ट लाइक दैट? यू आर नॉट हियर टू एक्सपेक्ट एनीथिंग, यू आर हियर नॉट टू सस्पेक्ट एनीथिंग, यू आर अ स्पेक्टेकुलर स्पेक्टेटर। तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही गलत है एक्चुअली। हाँ, अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो हाँ, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही गलत है कि हम लोग बाहर में एक कंट्रोल एस्पेक्ट से देखते हैं। हाँ, तो डोंट ट्राई टू अल्टर द थिंग्स,
Don't try to make the things happen. See them happening. And alteration एक गुण है, उसकी प्रॉपर्टी है हर एक वस्तु की. And it alters as it has been pre-decided to get altered. उसका परिणमन हर एक वस्तु का स्वाधीन स्वतंत्र है. वो कोई उसका नियंता नहीं बैठा है, उसको वॉच पर नहीं बैठा है कोई उसके. हम यहां पर एक स्पेक्टेटर की भांति है. वी आर लाइक एन अंपायर. वी हैव नथिंग टू डू विथ हु इज गोइंग टू विन द मैच हियर. भारत जीते, पाकिस्तान जीते, भैया मैं ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया का हूं. You know, Australia above all is not the part of World Cup. Imagine, we are just imagining. Now imagine an umpire from a country who has not participated in the World Cup. What has he to do now? तो उसको केवल डिसीजंस देने, उसको कोई राग नहीं और कोई द्वेष नहीं उसको. उसी प्रकार जीव को बाहर की स्थितियों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए. मैं तो आगे की बात कर रहा हूं, जो विचारधारा है हमारी, ऐसा विचार है वैसा विचार है, ऐसा भी उसकी मेंटल स्टेट नहीं होना चाहिए. जब सामयिक के काल में बैठता है वो, कोई ये सोच सकता है तब तो बुद्धिपूर्वक बैठ रहा है वो. सामयिक में तो बुद्धिपूर्वक बैठ रहा है वो, कोई ये सोचेगा हाँ तो बुद्धिपूर्वक व्यापार धंधा कर रहा था, उसमें उसको संकट संकलेश दिख रहा है, अभी बुद्धिपूर्वक यहां पर बैठ रहा है वो. ये कुछ टाइम के लिए चलेगा ऐसा, बट बाद में उसको धंधा और व्यापार भी सहज होता दिखेगा, और फिर सहजता से वहां निवृत्त होकर पर्टिकुलर टाइम्स पर सहजता से आकर बैठेगा. उसके वो खाड़ पछाड़ नहीं है. इट्स इजीनेस ऑफ हिज लाइफ. जब सहजता से कोई धंधा भी कर रहा है तो उसने धर्म नहीं छोड़ा है, और जबरदस्ती से कोई धर्म की क्रिया भी करना चाहे तो उसको उसका फल नहीं मिल रहा है. ये एक साइंस है समझने का, बट ये समझने में के बीच में काफी सारे अटकाव है भ्रम के, क्योंकि लोग मिसगाइड हो सकते हैं. क्योंकि बुद्धिपूर्वक प्रेरणा तो धर्म की क्रिया की जाती है. बुद्धिपूर्वक क्रिया, बुद्धिपूर्वक प्रेरणा व्यापार धंधे की दी नहीं जाती है. बट धर्म यह कहता सहजता, फील इजी. हाउ टू फील इजी? फीलिंग इजी, डूइंग ऑल्सो बिजनेस एंड स्टूपिड एक्टिविटीज, दिस इज ओनली फुलिशनेस. कोई ये सोचेगा हाउ टू फील इजी, तो दैट इज नॉट द वे. हम एक बार सहजता देखने लग जाए, जैसे धंधे में सहजता देखने लग जाए, चोरी हो गया इजी. अभी इतनी इजीनेस आएगी उसे धंधे की क्या पड़ी रहेगी. तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो उठाकर पोटलियां घर की दूसरों के माथे रख कर दे देगा. एक दिन वो भी आएगा जब उसका लड़का स्वयं सांप काट जाएगा और उसके सामने भी कोई लाकर पटक जाएगा, तब भी वो आंखें नहीं खोलेगा. उसको सहजता ही दिखेगी उसमें उसको कोई जिम्मेदारी नहीं दिखेगी. क्या है, एक बहुत सुंदर लाइन है. पर मैं नहीं कर्तृत्व मुझको भासता कुछ भी, अधिकार भी दिखे नहीं जग में अरे कुछ भी. क्या है? जग संगति की यहाँ कहाँ से बात आएगी? तो कंपनी की बात आप कहने लगे. गलत. एक जन ने भी लाइन ठीक नहीं बोली. रेड लेटर कॉल. पर मैं नहीं करता तो मुझको भासता कुछ भी, अधिकार भी दिखे नहीं जग में अरे कुछ भी. अपने में ही मुझे सब कुछ दिखने लग जाए, ऐसी लाइन है आगे, आप चेक कर लेना उसको. एनीवे, तो अपने आप वो सहजता की स्टेट आ जाती है. तो हाँ, ये सहजता आना ही धर्म है, मैं समझता हूँ. ठीक है, और बोलिए. धन्यवाद. काफी अंडरस्टैंडिंग हुआ.
इससे मिसकंसेप्शंस भी काफ़ी होने के अवसर होते हैं। जब सब सहज ही है, then do anything people say. Why did you inspire yesterday to get retired then from all such activities? क्योंकि फॉर बिगिनर्स आप वहाँ पर जाएंगे बुद्धिपूर्वक व्यावहारिक एक्टिविटीज में, शादी में, ब्याह में, तो उपयोग वहाँ पर बर्बाद होता है। यदि सहज दृष्टि जिसकी हुई हो तो उसको किसी के उपदेश की जरूरत नहीं है, तो फिर वो कुछ भी करे उसमें सहजता ही मानी जाएगी। तो फिर उसको कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, वो कुछ भी करे। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? जो डिसिप्लिन्ड होता है उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, और जो इनडिसिप्लिन्ड होते हैं उनके लिए ही रूल्स रेगुलेशंस हुआ करते हैं। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है हमारे ग्रंथ में। कोई शीलवान नारी है तो उसको पति कभी चेक नहीं करता, तुम कहाँ गई थी, क्यों गई थी, कितनी देर बैठी थी, ये नहीं करता। लेकिन शील पर प्रश्न चिन्ह है तो पति मना करता है, फिर यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। तो दो पत्नियों को विभिन्न ट्रीटमेंट्स मिल रही है, वो उनकी नीयत को लेकर मिल रही है। फिजिकल एक्टिविटीज में कुछ हो न हो की बात नहीं है, क्योंकि इससे कुछ भी गलती हो सकती है, इसकी नीयत ठीक नहीं है, तो पति उसे डांटता रहता है। अज्ञानियों को कहा जाता है तुम फिल्में मत देखो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम अपना अध्ययन करो, 6 घंटे का रूल ले लो, रोज स्वाध्याय करेंगे, कर लो ये, कर लो ये। बट जो ज्ञानी धर्मात्मा है उसे कोई रूल की जरूरत नहीं है, वो कहीं भी देखता हुआ स्वयं को ही देखता है। बट ये दृष्टि हर एक को नहीं हो सकती। दुनिया तो वो देखती है कि ये क्या देख रहा है बाहर। हम गए और पंडित जी फिल्म देख रहे थे तो अच्छी इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि वो तो ये देख रहा है कि पंडित जी इस आंखों से देख रहे हैं, उसको अंदर की आंखें दिख नहीं रही है पंडित जी की। और पंडित जी को भी छल ग्रहण इसीलिए नहीं करना चाहिए। जब सहजता ख्याल में आई, व्हाई विल ही वेस्ट टाइम इन सीइंग मूवीज? बट इफ एट ऑल कोई चांस बन जाए उसका ऐसा, तो बन सकता है। चारुदत्त वेश्या के पास गया, वेश्या के पास ले जाया गया। हमारे प्रथमान युग में एक सुंदर नायक है चारुदत्त। चारुदत्त की शादी हो गई, पत्नी के साथ भोग ही नहीं करता था, तो लोग परेशान हो गए घर के। लोगों को लगा दिस इज अनसोशियल, असामाजिकता है, बेचारी की आत्मा तड़पेगी। फिर वो उनकी दृष्टि से देखने लगे। और फिर विवाह का तो मकसद ही ये है कि उनको आपस में तो भोग करना चाहिए पति पत्नी को। तो लोगों को ये लगा, चारुदत्त इतना विरक्त था, सुनना चाहिए आपको, चारुदत्त इतना विरक्त था, विवाह होने के बाद सालों तक उसने अपनी पत्नी को आंखों से देखा भी नहीं था। देवांगना समान सुंदर अपनी पत्नी को भी देखने की जैसे फुर्सत ही नहीं थी। सुंदरता की परिभाषा समझ में आने पर बाहर कुछ सुंदर दिखता ही नहीं है, तो दिखता भी है तो सभी एक समान ही दिखते, उसमें कुछ फर्क ही नहीं दिखता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी प्रसंग आने पर उसे जानबूझकर लोगों ने सोचा इसे ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जगत का स्वरूप है ये, किसी को सन्मार्ग पर देख ही नहीं सकते। उनके घर वालों ने एक ट्रैप मिशन किया और सोचा इसे ट्रेनिंग देना चाहिए, इसका शायद स्त्री के साथ भोग करने का आर्ट पता नहीं है, इसे वेश्या के पास ट्रेनिंग के लिए पहले भेज दो। अचंभे की बात है, एक भी पशु नहीं है जिसे सिखाना पड़ता है, एक भी स्कूल नहीं है जहां पर पाप सिखाए जाते हैं, और लोगों को ऐसा लगा। बट सी नाउ, अब वो वेश्या के पास जब गया तो वेश्या के पास कहाँ देखता था वो। बट एक टाइम आया जब वो वेश्या के साथ भोग करने लग गया, जैसा संग वैसा रंग। बट ज्ञानी तो फिर भी ज्ञानी है, ज्ञानी तो फिर भी ज्ञानी है।
वो जिस दिन बाहर निकला कुटिया से, टाइम काफी लगा तो दिया है इसने निकलने के लिए। 16 साल के बाद कुटिया से निकला ये महाराज। सड़क फिल्म से भी ज्यादा हो गया ना। इतने साल बाद कुटिया से बाहर निकला ये, लेकिन एक जन नहीं निकला है, दोनों जन निकले, वॉकिंग ऑन द सेम पाथ ऑफ लिबरेशन। क्योंकि ज्ञानी के संपर्क, अरे वाह, तुम्हें लग रहा है अज्ञानी के संग में जाने, वसंत सेना के संग में जाने पर ये तो बिगड़ गया। अरे ऐसा नहीं होता है। जैसा संग वैसा रंग, ये जैसे चारुदत्त को चरितार्थ होती है, वैसे वसंत सेना को भी चरितार्थ होती है। वसंत सेना के साथ भोग कर लिया बाय द वे, बट वसंत सेना ने भी उससे योग की कला सीखी। रात दिन भोग ही करता होगा 16 साल, तुम्हें दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है। तुम्हारा दिमाग ही खराब है। क्योंकि चारुदत्त वहां बैठकर भी वहां नहीं बैठा है। बेचारे ये सोच रहा होगा किस मुंह से मैं बाहर निकलूं। लेमेंट फीलिंग से वो सालों अंदर गुजारे उसने, और तभी बाहर निकलूंगा जो सीधा बेधड़क फिर जंगल ही निकल जाऊंगा, क्योंकि अब मुंह छिपाने के लायक नहीं रहा ना मैं। इतना जलील फील कर रहा है वो, इतना पाप भाव आ रहा है उसको उसका। गेटिंग ना। एक साथ दोनों बाहर निकले, और आज तक ऐसा कोई देखा है जो वेश्या के पास गया, वेश्या को ही साथ जीवन लगा दिया उसने फिर। गेटिंग मुझे ये कहना है, वेश्या को लेकर फिर वो घर पर आया, और घर पर ये बोला, क्या है, गॉट मैरिड नाउ, मैंने शादी की इससे। पहले ही 10 पास थी घर पर। उस जमाने में कोई छूट, मतलब ऐसी कोई बात भी नहीं थी। और आश्चर्य, सभी पत्नियों ने इसका सत्कार किया, स्वागत किया। किसी ने हीन भावना से नहीं देखा उसकी तरफ। हम देख सकते हैं, लेकिन वे नहीं देख रहे कोई भी, न चारुदत्त की पत्नियां। और प्रमाण इसका ये है कि एक साथ हफ्ते भर बाद ही एक इस जंगल की ओर बढ़ा और एक इस जंगल की ओर बढ़ी। एक मुनि दीक्षा के लिए और एक अर्जिका होने के लिए। बाकी की पत्नियां घर पर ही है अभी भी। आप समझ रहे हैं ना बात को? तो ज्ञानी कुछ भी करे उसमें सहजता ही है। ज्ञानी विषयों का सेवन करता, वो भी सेवन नहीं करता है, और वो भी जानता है छल की परिभाषा, और वह ज्यादा कंसर्न है स्वयं को छल न देने में। उसे दुनिया की फिक्र नहीं है। अज्ञानी दुनिया की नजर में अच्छा रहना चाहता है। मैं 2-3 दिन पहले कह रहा था, याद आ रहा है? ज्ञानी अच्छा होना चाहता है, अज्ञानी अच्छा दिखना चाहता है। अज्ञानी दूसरों की नजर में उभरना चाहता है, ज्ञानी अपनी नजर में उभरना चाहता है। अपनी नजर में उभरने के बाद उसको दुनिया की फिक्र ही नहीं, व्हाट दुनिया सेज अबाउट। तो कहने का तात्पर्य यह है, एक जन व्यापार धंधे में भी सहजता रखता है, और एक जन स्वाध्याय सामयिक आदि करता हुआ भी कर्ता भाव को नहीं छोड़ पाता। यह एक मैजिक है। राजमार्ग तो ये कहता है सहजता आने पर ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, बाहर के दंडफल, फिर वह आत्मिक क्रियाओं की तरफ बढ़ता ही है। बट ऐसा होने पर भी कौन सी स्टेट पर खड़ा है, कौन सी स्टेज पर खड़ा है, यह कौन तय करे? Who is on the verge of transformation? Who knows? Who will claim? Who proclaims? ये कौन कहेगा? ये तो वही जाने उसकी। तो दुनिया को तो लगता है इसके ठाट बाट है या ऐसे है, बट उसको अंदर में बहुत पीड़ा है हर एक चीज की। मैं इसे कहता रहा कि मैं पहले कहता भी था ऐसा कि बुंदेलखंड में कहावत है, वैसे यहाँ पर भी है कहावत,
कोई घर से बाहर जाने लग जाए, जैसे पति, और पत्नी पूछे कहाँ जाए, 10 बार जाए कहाँ जाए, पति कह रहा खाए के भी दिमाग खा रही है, आते जाते क्यों टोकती है, अभी नहीं जा, चल अभी तो बिगड़ेगा ही काम। ऐसी बुंदेलखंड में ऐसी कहावत है, यहाँ पर भी है ना ऐसा, नाट लावायची कुठल्याही गोष्टी, आता तर ते बिघडणारच, नाचा पाला। टोका टोका, जब भी कोई टोकता है कहाँ जा रहे हो, अरे यार अभी काम बिगड़ेगा। उसी पैरेलल लाइंस पर ज्ञानी जब भी विषयों में प्रवृत्ता है ना, अंदर से उसको टोकता है उसका माइंड, वेयर आर यू गोइंग। तो जब भी वो टोकता है तो उसके सभी काम बिगड़ते ही है। ज्ञानियों के काम में सफलता मिलती नहीं है ज्ञानियों को, क्योंकि ज्ञानियों के अंतरधारा 2 दिशाओं में बट जाती है, जो एक दूसरों के साथ टकराती रहती है। तो विषयों को उद्दाम वेग से वो भोग नहीं सकता। अज्ञानी एक डायरेक्शन में ही दौड़ता है, उसका गोल और गोल पोस्ट सेटेड है। बाय हुक और क्रुक एनी हाउ मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स ही उसे चाहिए, उसे इसी में से सुख चाहिए। लेकिन ज्ञानी जब भी इसे सुख भोगने जाता है, उसे अंदर का कॉल आने लगता है, कहाँ जीवन जा रहा है, कहाँ जीवन जा रहा है, कहाँ जीवन जा रहा है। इसलिए वो विषयों का मजा ले ही नहीं पाता और कभी भी नहीं ले सकता। उसका हर मजा किरकिरा हो जाता है, क्योंकि बीच में टोका पड़ता ही है। और वो हाउ कैन इट लास्ट लॉन्गर, वो कब तक भोगता रहेगा ऐसा। someday eventually all these things will get terminated, but don't ask when। ये मत पूछो कब खत्म होंगे ये भोग, खत्म होंगे जरूर, क्योंकि इसकी चाल देखकर हमने तय किया है ये खत्म होंगे जरूर। हमने कहा था पहले दिन ये नौकर ज्यादा टिकने वाला नहीं है, हमने पहले दिन कहा था ये बहू आई है इनके घर में ज्यादा टिकने वाली नहीं है। पहले ही दिन हमने तय निश्चित करके कहा, तो कुछ चिन्हों के द्वारा, कुछ समझ रहे लोक में कहते हैं ना ऐसा, टैक्ट कंसिस्ट्स इन नोइंग हाउ फार यू कैन गो सो फार। जो कहते हैं ना होनहार विरवान के होत चिकने पात, बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात म्हणतो ना। तो छोटे में ही समझ में आता है कि ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ वर्क होगा। तो जैसे चाणक्य था ना, चाणक्य के बारे में एक बहुत बड़े फॉर्चून टेलर ने, व्हाट इज फॉर्चून टेलर, भविष्यवेत्ता, क्या कहा, फॉर्चून इज भाग्य, एंड टेलर TELLER टेलर, वो सिलाई वाला टेलर नहीं है ये बच्चों, ये टेलर मतलब कहने वाला भविष्य को। तो कोई भविष्यवेत्ता उनके घर आया और चाणक्य को देखकर ये कहा कि ये एक दिन ये लड़का एक दिन इस भारत पर राज्य करेगा। राज्य करेगा मतलब राजा पर ही राज्य करेगा, तो फिर भारत की क्या कहा बात रही। तो चंद्रगुप्त 2-3 साल के हो गए, सॉरी चाणक्य की मैं कह रहा था। चाणक्य जब 2-3 साल के हो गए, तो किसी ने उनको कहा कि ऐसा ऐसा, तो उन्होंने कहा ये ऐसे कैसे प्रेडिक्ट किया किसी ने मेरे बारे में। किसी ने कहा जन्मते ही दांत थे तुम्हें, इसीलिए जन्मते ही दांत थे, और जन्मते ही दांत किसी को होते नहीं है, उससे प्रेडिक्ट किया। हालांकि वो तो चिन्ह था, बट उसे पसंद नहीं आया चाणक्य को। चाणक्य ने पत्थर लिया और सभी दांत तोड़ दिया अपने, ताड़ करके। बट किसी ने ये देखो, ये भी एक राजा होने का चिन्ह है, किसी ने कहा क्योंकि मेरे राज्य पद के लिए कोई मोहताज नहीं हूं मैं किसी चिन्हों का। गालिब के शब्दों में किस्मत उनकी भी होती है,
लकीरें नहीं, जिनके हाथ भी नहीं होते किस्मत तो उनकी भी होती है। लकीरों पर मत जा गालिब, किस्मत उनके भी होती है जिन्हें हाथ भी नहीं होते। तो यह तो एक बाह्य साधन है कुछ बताने के लिए, समझ में आ रहा है? ये कोई उत्पादक कारण नहीं है, ये ज्ञापक कारण है न्याय की भाषा में। एनीवे, मुझे तो ये कहना है अभी, ये ज्ञानी के भोग की प्रवृत्ति देखकर ये समझ में आता है ये ज्यादा टाइम नहीं चलने वाला है, इसका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है इसको कुछ भी कामों में, तो ये ज्यादा नहीं कर सकेगा। बड़ी मजबूरी मान कर ये करता है, जान पर आए जैसा करता रहता है। इसको तो थोड़ा भी अवसर मिले ये करना भी नहीं चाहता। तो जैसे ही उसको थोड़ा सा फ्रीडम मिलेगा, जिम्मेदारी से निवृत्ति होगी, तो फटाफट वो उस दिशा में बढ़ेगा। तो ज्ञानी धर्मात्मा अपने जीवन में जो कुछ होता है उसका वह एक ज्ञाता दृष्टा है। He don't want to get the things happen. He watches the things happen on themselves. तो कभी वो हिस्सा भी हो जाता है व्यापार का, धंधे का, कमाने का, धमाने का, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, बोलचाल का, पहनने ओढ़ने का, तो लोगों को कभी कभी शोषण लगने लगता है। बट उसकी अपनी मजबूरियाँ है, उसका अपना टाइम पीरियड है। थोड़ा ही पिंजरा उसको कभी खुला दिखेगा तो एक झटके में वो सबको धूल झोंक कर चला जाएगा वो अचानक, फिर रोके नहीं रुकेगा वो। तो फोर्स ज्ञानी का दो तरफा विभक्त हो जाता है, इसलिए वो ना खाने का आनंद ले सकता है, जो कि परमार्थ से जिसमें है ही नहीं आनंद। ना खाने का आनंद ले सकता है ज्ञानी, ना सोने का भी, क्योंकि उसको निरंतर टांगती तलवार रहती है। जिसकी ट्रेन है अभी अभी 2 घंटे में, वो सो सकेगा क्या? और सोएगा तो किस मूड में सोएगा? आप समझ रहे हैं बात को? वो खाने का आनंद नहीं ले सकता, सोने का आनंद नहीं ले सकता है। ज्ञानी तो किसी का भी आनंद नहीं ले सकता। कहने को है चक्रवर्ती के ठाठ बाट, लेकिन आनंद किसी का नहीं ले सकता। किसी का नहीं ले सकता, ये भाषा अज्ञानियों की तरफ से की जा रही है। उसको उसमें स्वाद आता ही नहीं है, उसको दंड के तहत मिला है ये सब कुछ, तुम्हें भोगना पड़ेगा। उसने कोई अर्जी नहीं की है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो तो भेज दी है किसी ने, और वो पार्सल फिर से बैक नहीं हो सकता। समझ में आया? तो ये कुछ रहस्य है जिसमें, और पाप के उदय वे अवसर है पर्टिकुलर जिसमें साफ साफ भेद विज्ञान हो जाता है। जिसमें कहते हैं ना कि उदाहरण अंधकार था एकदम, मैं यहाँ से बोल रहा था अंधेरे में, सैकड़ों की भीड़ में, मुझे क्या पता कौन जग रहा है कौन सो रहा है। अचानक लाइट आते ही ये भी पता चलेगा कौन सच्चे हैं और कौन झूठे हैं। गेटिंग? ठीक उसी प्रकार लोक में व्यवहार करते समय अचानक पाप का उदय आते ही पता चलता है कौन किसका है, और वो निर्णय पर आ जाता है। यहाँ पर तो शरीर भी अपना नहीं है। तो दुनिया को बेवफा कहता रहा गालिब, अगेन गालिब बच्चों। कौन गालिब है ये? मिर्जा गालिब। दुनिया को बेवफा कहता रहा गालिब, ये तो पता ही नहीं था कि एक दिन यह जिस्म भी बेवफा हो जाएगी। दृष्टि तो हमारे दूर दूर तक थी और हम कहते थे तुम गद्दार, विश्वासघात हो। लेकिन हम यदि विचार करें तो पता चलेगा हमारे अधीन चलता क्या है, खिलाया पिलाया, इसको भी हूबहू सब परिभाषा इसको लागू, बट नजदीक की कमियों को दिखाई नहीं देती फटाफट।
दूरी दूर की दिखाई देती है। जैसे कहते हैं ना, दूसरों के दोष दिखना बहुत सरल है, अपने दोष दिखते नहीं। जैसे कहते हैं ना, आंखें बाहर की तरफ तो देख सकती है, आंखें अपनी तरफ तो नहीं देख सकती। तो उस फॉर्मेट में, और वे पाप के उदय वे अवसर होते हैं जब ज्ञानी एनालाइज कर लेता है, स्व कौन, पर कौन, है क्या, उपादेय क्या। और रियलाइजेशन के बाद भी नाटक पूरा नहीं होता, नाटक चलता है, अभी भी चलता है। नाटक के बीच में उसको सब पता चलने लगता है क्या क्या है, क्या क्या नहीं। उसको बीच में पता भी नहीं चले तो नाटक का अंत भी नहीं होगा, और बीच में पता चलकर भी तुरंत ही कांट रिलिंक्विश, ही डजंट गिव अप। उसका पार्ट अपना अपना जितना उसको करता है, बट बड़े ऊबे मन से, और फिर उसको उसका चार्म खत्म होने लगता है लाइफ का। जैसे मेरी पत्नी का किसी पर पुरुष के साथ अफेयर है, ये पता चलने पर दुनिया की नज़र में हम दोनों एक साथ अच्छे से बात करते हुए भी मेरा उसके प्रति प्रेम खत्म हुआ है अभी। लेकिन मन ये सोच सोच कर रह जाता है कि अभी मैं स्ट्रॉन्ग एक्शन कुछ लूँगा तो उसका कहीं ना कहीं असर, कुछ छींटे मेरी संतानों पर भी उड़ जाएंगे, उनकी शादी धोखे में पड़ जाएगी। कितना कॉम्प्रोमाइज मानकर वो लाइफ जीता रहता है। देयर आफ्टर सब कमियां पता चलने के बाद जो वो सर्वाइव करता है, उस सर्वाइव में सेंस खत्म हो जाता है उसका, वो मूल चार्ज और मूल स्पार्क वो खत्म हो जाता है जोड़ने का। फिर बाद में केवल उसकी एक ये है, मेरे पीछे जिम्मेदारी, एक लड़का एक लड़की, अब उनकी शादी हो जाए, अभी तमाशा करूंगा तो ये बेचारे लटक जाएंगे। तो वो चाहता है वो सेटल हो जाए, और कभी कभी ये सोचने लगता है कि बंडा फोड़ हो जाएगा दुनिया के सामने, तो दुनिया को इतनी शादी तो है नहीं, मतलब उसको बदनाम करने के साथ मुझे भी छोड़ने वाली नहीं है, और मेरा तो इसमें भी कसूर ढूंढ लेगी और अप्रमाणा की और ऐसी तैसी प्रभावना की हो जाएगी। तो वो कितने कॉम्प्रोमाइज करता रहता है उसको। गेटिंग एग्जाम्पल इन द सिमिलर वे, उसको कुछ कमियां पता चलने लगती है परद्रव्य की, कि ये मेरे साथ नहीं चल सकते, मेरा साथ नहीं दे सकते, ये मुझे सुखी नहीं कर सकते से शरीर। तो वो उसके साथ फिर भी चलते रहने के उसकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं जो तुरंत नहीं छोड़ सकता। हमें कभी पता चली तो छोड़ दो ना, फिर कुछ मजबूरियां हैं, तो उसके अपनी मजबूरियां भी उसकी मजबूती ही तय करती है। लेस द मजबूती, मोर द फीलिंग्स ऑफ मजबूरी, मोर द मजबूती, लेस द फीलिंग्स ऑफ मजबूरी। It's all about the feeling of मजबूरीज, it's not about मजबूरीज, क्योंकि there are no मजबूरीज as such। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? बढ़िया। एक्चुअली ये टोटली वीक बैकग्राउंड से, मैंने कहा ना, इंग्लिश तो बहुत दूर, अभी हिंदी भी बहुत मुश्किल से ग्रास्प कर पाते, बट इट्स ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज। और एक बच्चे को माँ के साथ संभाषण के लिए कोई शब्दों की मोहताज नहीं है। हमारे मुद्रा भी भगवान की, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है और काम हो जाता है। लोग पूछते हो उपदेश सुनने वालों को ही तो होगा, यही तो बात है यार। नहीं समझे आप मेरी बात को। मैं ये कह रहा हूं, बिना उपदेश सुने भी भगवान की मुद्रा को देखकर समग्र जिन शासन ख्याल में आ सकता है। दिस इज आर्ट ऑफ नोइंग, नॉट ऑल कैन। सबको सब कुछ दिखाने पर भी नहीं समझ में आता, किसी को इशारे में सब समझ जाते हैं। तो आप ये मत समझना मेरे विद्यार्थियों कि मैं किसी और के साथ चर्चा कर रहा हूँ, मैं किसी और को समझा रहा हूँ। मेरे दिलो दिमाग में आप ही जन हो। बहाना है उनकी तरफ देखना और उनसे बात करना, बट मुझे समझाना तो आप ही को है, मेरा प्लेटफॉर्म आप ही को।
जैसे अभी अभी मैं ये कह रहा था, ज्ञानी धर्मात्मा पर में प्रवृत्ति करता दिखता होने पर भी उसको बाहर में आकर्षण नहीं है, उसको इतना जोर नहीं है बाहर। अभी जोर तो ऐसा शरीर के जोर से थोड़ी आप नाप पाओगे, इंक्लिनेशन और झुकाव मानसिक। जैसे मैंने कहा 1 घंटा सबको बैठना है तो 1 घंटा सबने आंखें खोलकर देखते रहे, तो दैट इज नॉट इंक्लिनेशन। जो आपका फीलिंग है अंदर का, ना इस फीलिंग का, तो वो इंक्लिनेशन आपका डिसाइड करेगा। वो तो टटोल नहीं सकता कोई अंदर जाकर। तो इसीलिए हमारे पुराणों में जितने विद्वानों की बातें हैं, होंगे टोडरमल जी, होंगे दौलत राम जी, होंगे बुज्जन जी, होंगे भूधरदास जी, कोई भी करोड़पति की संतान नहीं थी, किसी की भी आगर्भ श्रीमंती नहीं थी। 2-5 पीढ़ी खा जाए ऐसी कोई किसी का बाप नहीं छोड़ के गया था किसी के लिए। उनको घर बार छोड़कर दूर काम धंधा करना पड़ता था। टोडरमल जी को तो जानते ही, बेचारे साल में 1-2 बार अपने बीवी बच्चों का मुखड़ा देख पाते थे। उनकी इतनी प्रतिकूलताओं में भी वो काम हुआ उनसे। और आज इतना स्वाध्याय करके भी काम होना जरूरी थोड़ी होता है, क्योंकि अंदर की भावना बाहर की क्रियाओं की मोहताज नहीं। इसलिए मैंने आपको एक कल बात कही थी, जिसकी मजबूरी नहीं है, यदि उसकी बहिर्प्रवृत्ति है तो उसको कोसा जाएगा, और यदि मजबूरी वशात बहिर्प्रवृत्ति है तो वो जो अर्ज चल रही है निरंतर, सीकिंग अ ब्लैंक स्पेस फॉर सोलेस ऑलवेज। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? सीकिंग अ ब्लैंक स्पेस फॉर सोलेस मतलब जो निरंतर खोज में है रिक्त स्थान के, मैं मेरे लिए अपना रिक्त स्थान खोजूं। जो निरंतर बाहर के एक्टिविटीज में प्रवृत्त होते समय वो निरंतर अपने सुख की तलाश में लगा है, वह बहिर्प्रवृत्ति में कितना भी समय खर्च करे उसके लिए सब कंसिडरेबल है, उसको सब चलेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि उसके पास एक इंपॉर्टेंट टूल है। व्हाट इज दैट टूल? व्हाट इज दैट टूल? एक टूल वो है जो स्वयं ही विषयों में प्रवृत्ति का टोका लगाता है, और कोई भी टोका लगाने से कोई भी काम क्या होता है? हाँ, क्या होता है? आज कहीं इनको सुना दो भैया फिर से, मैं इनका चेक करूंगा, फिर से सुना दो। टोका लगाने से किसी भी काम में क्या, और अच्छी नोट्स चाहिए, हाँ, नहीं तो 2-4 बार फिर सर्कस कराऊंगा। टोका लगाने से काम बिगड़ता है, और ये टोका कोई नहीं लगाता, उसे वो स्वयं ही लगाता रहता है। इस विषय में प्रवृत्ति करके मुझे क्या मिलेगा, बस मजा किरकिरा हो जाता है उसका। इसलिए ना उसको खाने का इंटरेस्ट आ पाता है, पीने का, और इसलिए दुनिया कहती है इसको किसी में रस ही नहीं आता, रस ही नहीं है। वो कंप्लेनिंग मोड में वो बोलते हैं लोग। बट ये इसे पॉजिटिव देखता है, इसको गरज नहीं है अभी। समझ में आया? डायबिटीज एक बीमारी है, जानते हैं बच्चों? व्हाट इज दैट बीमारी रियली? आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं अपना दाव लगा रहा हूं। डायबिटीज मतलब शक्कर नहीं खाना है आपको, मैं दाव लगा रहा हूं, मैंने पहले कहा मैं एक्सपर्ट नहीं। शक्कर क्यों नहीं खाना है? क्योंकि बॉडी की संरचना ऐसी हो गई है, वो शुगर अपने आप शुगर सिक्रेट करने लगती है। एडवांटेज है ये, दिस इज नॉट अ बीमारी। बीमारी उस सेंस में योर टंग नीड्स शुगर, नाउ इट्स योर प्रॉब्लम। योर टंग हैबिचुअल हो गई। टंग के लिए कुछ नहीं चाहिए जी, टंग तो जरिया है अंदर ढकेलने के लिए, तुम भूल गए। तुमको तो खाना जरूरी था, चखना थोड़ी जरूरी था तुम्हारे लिए। गेटिंग? मैं कुछ कह रहा था अभी, अच्छी चीज क्या कह रहा था मैं?
हाँ हाँ, मैं डायबिटीज़ का एक एग्जांपल दे रहा था। मैं ये कह रहा था बाहर की इसीलिए नहीं खाना है क्योंकि अंदर ही एक मशीन लग जाती है उसकी, जो अपने आप वो शुगर क्रिएट करती रहती है। प्रत्येक समय में एक शुगर फैक्ट्री लगी है उसकी। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? वो सीक्रेट करती है। वो कहते हैं अभी बाहर का जो भोजन है वो बिना शक्कर का ही आने दो, अब मैं देख लूंगी बाकी का। अब उसकी जीभ तड़पे तो हम क्या करें? लेकिन ध्यान रखना, जीभ को राजी करने में फिर आमंत्रण नहीं देना मौत को, क्योंकि यहाँ पर डबल शुगर हो जाएगी, फिर एडमिट होना पड़ेगा वहां पर। तो जिसकी जनरेशन, सुख की जनरेशन आत्मिक हो गई है उसको बाहर से सुख तलाशने की जरूरत विषयों में क्यों पड़ेगी उसे? कौन फॉलो कर रहा है इसे? तिमिर हरा जय दिट्ठी जनस दीवेन नथी कायपम, प्रवचन सार के 68वीं गाथा देख लेना चाहिए। दिस इज ऑल नाउ। आपको और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो अभी हम लोग जिस प्रोग्रेस कर रहे हैं वो यही है कि हम जितना रिलैक्स फील करते हैं वो पर से सुख की इच्छा जितना कम होती है, वही एक सही क्या बैरोमीटर बोल सकते हैं। राइट। हमारा पैरामीटर ही हमारे टीचर है, गाइड है, और पैरामीटर है हाउ आर वी फीलिंग। आर वी फीलिंग रिलैक्स्ड? वन थिंग। एंड रिलैक्स्ड on what basis? What is the base of being relaxed? Is it external sources? Then again it's dependency and पराधीन सपने हो सुखना है। तो यदि रिलैक्स फीलिंग का आधार स्व तत्व है, देन क्लियर कट सही डायरेक्शन में जाना। गेटिंग रिलैक्स्ड की भी कई परिभाषाएं हो सकती है। तो प्रॉपर उसका बेस आत्मिक धारा होना चाहिए। और एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है ना, एक डिलेड जस्टिस इज इनजस्टिस, सुना है? गेटिंग? मैं मेरे बाप के लिए, माँ के लिए केस लड़ता रहा 25 साल तक। आखिर उनके हयाती में तो केस क्लियर नहीं की। अब जाने के बाद दोनों जाने के 10 साल बाद क्लियर की। ना व्हाट यूज? व्हाट यूज? पैसा मुझे चाहिए, मुझे जरूरत है, तुमने जरूरत सरने पर दे दिया पैसा। ना व्हाट यूज? जस्टिस, डिलेड जस्टिस इज इनजस्टिस। उसी टर्म्स पर फीलिंग रिलैक्स, डिपेंडेंट रिलैक्सेशन इज रेस्टलेसनेस ओनली। तो फीलिंग रिलैक्स्ड ऑन व्हाट बेसिस? तो अच्छा फीलिंग किसके आधार से? तो परद्रव्य के आधार से तो ऐसे तो सभी करना चाह रहे हैं, तो वो आधार नहीं होगा। हमारे रिलैक्सेशन की परिभाषा ये है, जितना मिनिमाइजेशन हुआ एक्सटर्नल डिपेंडेंसी का, उतना रिलैक्सेशन चालू हो गया। ठीक है। और किसी को, विद्यार्थियों को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? नहीं।